हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर के एलिमेंट्री पार्टिकल की क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब हम बात करते हैं भाई एलिमेंट्री चार्ज क्या होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। चार्ज डिपेंड करता है ये दोनों एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में। बात करते हैं, अगर कोई बॉडी ए है, मानो उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है और 11 प्रोटॉन्स है। सबको पता है इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज ऑफ इक्वल अमाउंट। मान लेते हैं दोनों पे चार्ज की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। अब बात करते हैं, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। अगर इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, अब इसके पास बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन। तो क्या दिख रहा हमको कि यहां पर बॉडी में एक अमाउंट से क्या हो गया? प्रोटॉन ज्यादा हो गया। एक प्रोटॉन ज्यादा होने का मतलब क्या होगा? किसी बॉडी में पॉजिटिविटी क्या हो चुकी है? इंक्रीज हो चुकी है। क्या इंक्रीज हो चुकी है? पॉजिटिविटी इंक्रीज हो गई है। इसका मतलब क्या दिख रहा है हमको? हमको ये दिख रहा है कि बॉडी ने चार्ज को क्या कर लिया है? एक्वायर कर लिया है। तो हमने अभी यही डेफिनेशन बोली कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of matter which gives rise of electric force between various bodies या body। वेरियस बॉडी के बीच में क्या मिलेगा हमको? इलेक्ट्रिक फोर्स मिलेगा। अब यहां से हम जानते हैं बेटा, तो यहां पे पहली बॉडी आ जाएंगी इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज है स्केलर क्वांटिटी। अब बात आती है बेटा कि चार्ज ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? तो प्लस ई के बराबर होता है। और बात करते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? माइनस ई के बराबर। और हम सब जानते हैं ई का वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा? कूलम। क्या होती है चार्ज की यूनिट? कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कूलम होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हमारा हो गया। अब बात करते हैं कि चार्जेस कितने टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने टाइप के होते हैं? तो देखो, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। हमने पहली वाली क्लासेस में भी कुछ क्या किया था? डिस्कस किया था। हमने क्या डिस्कस किया था कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है पॉजिटिव चार्ज? मतलब पॉजिटिव चार्ज में होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? डेफिशिएंसी हो गई। दूसरा क्या है? नेगेटिव चार्ज। दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में क्या होगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन जस्ट हम मान सकते हैं कि नेगेटिविटी है। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिविटी है। अगर किसी बॉडी में से क्या करें? इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए, मानो बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, इसका मतलब इसमें से नेगेटिविटी चली गई, मतलब इसके अंदर क्या आ गई? पॉजिटिविटी। हाँ, अगर कोई बॉडी है
उसमें क्या करा, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, इसका मतलब उसमें क्या आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के होने या नहीं होने से बॉडी पर बहुत फर्क पड़ता है। मतलब कि हम बात कर सकते हैं, अगर बॉडी ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, डोनेट कर दिए, तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। अगर बॉडी ने क्या करे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो क्या हो जाएंगी, बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। चलो ये भी बात हो गई। अब बात करते हैं बेटा कि लाइक चार्जेस जो होते हैं ना, एक जैसे चार्ज, तो हम यहाँ देखो एक कहानी बताते हैं कि यहाँ पर हमने एक ही जगह से दो थ्रेड बांधे, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज रखा। ये एक ही जगह पर होने के बाद भी ये क्या कर रहे हैं, दूसरे पे चिपक नहीं रहे हैं। ये देखो फिर भी यहाँ पर एक ही थ्रेड से बांधे, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, उसके बाद भी क्या नहीं हो रहे, ये एक दूसरे पे चिपक नहीं रहे। अगर कोई अपन बॉल को ऐसे टांग देते, अगर ये बॉल यहाँ रहती, ये बॉल यहाँ रहती, क्या हो जाती, बॉल दोनों अपने आसपास आ जाती, बट बॉल अपने पास नहीं आ रही। इसका मतलब ये इसको इधर धका रहा है, ये इसको इधर धका रहा है, ये इसको इधर धका रहा है, ये इसको इधर पुश कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। और यहीं पर बात कर देते हैं हम कि अलग अलग जगह पर हमने यहाँ पर क्या रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या रखा है, एक नेगेटिव चार्ज। बट उसके बाद भी हम थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि ये दोनों क्या दिखे हमको, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब ये वाला इसको अपने तरफ खींच रहा है, ये वाला इसको अपने तरफ खींच रहा है। इसका मतलब अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर बात आ गई कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी चार्ज पार्टिकल की, जिसमें क्या होता है कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी में क्या बात आ जाएंगी कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं बेटा, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गई। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो चार्जेस की प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी आती है एडिटिविटी। क्या होता है एडिटिविटी? एडिटिविटी मतलब मानो कि यहाँ पर एक बड़ा सा कोई सिस्टम है, इसमें मान लो यहाँ पर एक Q1 चार्ज है, यहाँ पर एक Q2 चार्ज है, यहाँ पर एक Q3 चार्ज है, यहाँ पर Qn चार्जेस है। फॉर एन एग्जाम्पल आपकी एक क्लासरूम, और क्लासरूम क्या है, एक सिस्टम है। क्लासरूम क्या है, एक सिस्टम है। मानो आप 12th क्लास में होती है, क्या है सिस्टम, क्या है, क्लास 12। और ये जो सब है, ये जो पार्टिकल्स है, ये आप लोग। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं इस क्लास में, कैसे पता करेंगे हम? तो हम बोलेंगे पूरे स्टूडेंट्स का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो वैसे ही यहाँ पे एडिटिविटी में क्या होता है कि सम ऑफ ऑल चार्जेस इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम। मानो ये टोटल चार्ज कितना है सिस्टम में, तो हम क्या करेंगे, सभी चार्जेस का क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो क्या मिल जाएगा हमको, टोटल चार्ज मिल जाएगा उस सिस्टम के ऊपर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा इसकी, क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन क्या कहता है? क्वांटाइजेशन कहता है कि कोई भी बॉडी चार्ज को डोनेट या क्या कर सकती है, गेन किसमें कर सकती है, तो इंटीग्रल मल्टीपल में कर सकती है। मतलब Q इज इक्वल टू क्या होगा, n इंटू ई के बराबर। और या n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 डैश 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 अप टू इंफिनिटी। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, n इंटू ई। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस दैट टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन? ये कंजर्वेशन बहुत बार हमको सुनने को मिला है, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन मतलब होता है
कि किसी भी बॉडी मतलब कोई भी बॉडी क्या नहीं कर सकती, चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकती, चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। इसका मतलब अगर बॉडी पर कोई चार्ज है, मान लेते हैं इस पर पॉजिटिव 10 चार्ज है, तो ना ये बॉडी ने 10 चार्ज क्रिएट किया है, ना ये बॉडी ने 10 चार्ज को क्या कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये बॉडी अगर यहाँ पर कोई बी बॉडी हो, मान लो इसने क्या करा, अपना +9 चार्ज इस बॉडी को दे दिया, तो क्या होगा, इस बॉडी ने इस बॉडी पे क्या कर दिया, चार्ज को ट्रांसफर कर दिया। अगर मान लो कि यही ए बॉडी जिस पर +q चार्ज है, नीचे एक आइसोलेटेड सिस्टम है और ये आइसोलेटेड बॉडी है, अगर ये कहीं पर ऐसी जगह पर रखी हुई है कि जहां पर कोई और बॉडी प्रेजेंट नहीं है, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हम, आइसोलेटेड बॉडी। आइसोलेटेड बॉडी, अगर कोई आइसोलेटेड बॉडी है तो उस पे ना तो कोई चार्ज क्या होगा, ना उस पर कोई चार्ज आ सकता है, ना वो किसी को चार्ज दे सकती है। क्यों? बिकॉज आइसोलेटेड मतलब कि उसके आसपास में कुछ भी नहीं है, तो ना ये किसी से चार्ज ले सकती है, ना किसी को चार्ज दे सकती है, और ये खुद चार्ज क्रिएट भी नहीं कर सकती और खुद चार्ज डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकती। तो हम क्या बोल सकते हैं कि चार्ज ऑन अ आइसोलेटेड बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये होगी हमारी बात प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। तो अब हम नया टॉपिक पढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि अगर कोई दो चार्जेस है, क्या है, कोई दो चार्जेस है, फॉर एन एग्जांपल एक चार्ज ये है, एक मान लो ए बॉडी है, एक बॉडी ये है। अगर इन दोनों के बीच में मानो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो अभी हमने देखा था कि इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। अभी और कुछ देखा था हमने, दो बॉडी को लटका दिया था, एक बॉडी माइनस है यहाँ पर, एक बॉडी भी क्या है, पॉजिटिव है। अभी हमने देखा था ये बॉडी इसको धक्का रही थी, ये बॉडी इसको धक्का रही थी, ये बॉडी इसको खींच रही थी, ये बॉडी इसको खींच रही थी। इनके बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इन्हीं चीज को ये तो बता दिया कि इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, बट कितना लगेगा ये हमारे एक साइंटिस्ट ने बताया था जिनका नाम था कूलम, और उन्हीं ने एक लॉ दिया था जिसका नाम हम बोलेंगे कूलम्स लॉ। क्या होगा, कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ देखो यहाँ पर ध्यान से। अब कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स लॉ हमने बहुत बार पढ़ चुका है। कूलम्स लॉ कहता है अगर मानो यहाँ पर एक बॉडी मतलब एक पॉइंट चार्ज है Q1, यहां से r डिस्टेंस दूर पर एक दूसरा पॉइंट चार्जेस है Q2। क्या बोला हमने, एक पॉइंट चार्ज Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज Q2, दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस r है। तो क्या होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में क्या क्या लगेगा बेटा, अगर ये पॉजिटिव हो गई, ये भी पॉजिटिव हो गई, क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर एक बॉडी पॉजिटिव हो गई, दूसरी बॉडी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम क्या बोल रहे हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of 2 point charges and inversely proportional to the square of distance between them। इसी को मैथमेटिकली हमने क्या बोला कि अगर दो चार्जेस है उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोडक्ट उसके क्या होगा, चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। और क्या बोला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे
हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होगा। जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट साइन हटाएंगे हमको यहाँ पर एक कांस्टेंट मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये जो कांस्टेंट है, अब ये बात कर रहे हैं ये दोनों चार्जेस काहे में रखे हैं बेटा, मान लो एयर में या तो वैक्यूम में रखे हैं। तो यहाँ पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे भाई ये सब तो दिख रहा है हमको, ये क्या है एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की क्या है, परमिटिविटी। अगर यही बात अगर हम हो गए कि अगर ये किसी और मीडियम में रखा हुआ, अभी ये किसमें है, स्पेस में, ठीक है। अब बात करते हैं भाई वेक्टर फॉर्म की, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है। अगर देखो ये तो क्या निकल गया उसका मैग्नीट्यूड, क्या निकल गया, मैग्नीट्यूड। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर फोर्स लग रहा है दोनों पर, बिल्कुल लग रहा है, तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उनके बीच में क्या होगा, वेक्टर से भी तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या पता है कि अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास क्या होगी, डायरेक्शन। अगर इस पे फोर्स लग रहा होगा, किस डायरेक्शन लग रहा, मानो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये इसको क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में धक्का रहा है, इस पे फोर्स लग रहा होगा F12 वेक्टर, ये इसको पुश कर रहा है, इस पे फोर्स लग रहा होगा F21 वेक्टर, इस पे फोर्स कितना लग रहा है F12 वेक्टर, इस पे फोर्स लग रहा है F22 और F21 वेक्टर। ध्यान से देखो, कभी भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसके ऊपर क्या रहती है, कैप, टोपा, एक जिसके ऊपर क्या रहती है, कैप रहती है। तो यहाँ पर हम दो यूनिट वेक्टर असाइन कर रहे हैं, एक यूनिट वेक्टर है R12 कैप, जो किस डायरेक्शन से बताएंगे बेटा, Q1 से Q2 की। एक यूनिट वेक्टर हम असाइन कर रहे हैं R21 कैप, जो क्या बताएंगे, डायरेक्शन Q2 से Q1। ठीक है, तो अब हम यहां पर लिख रहे हैं कि फोर्स F12 वेक्टर, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बट डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो R21 कैप। R21 कैप क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम Q2 टू Q1। सेकेंड है बेटा F21 वेक्टर, तो F21 वेक्टर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। क्या होगा, यूनिट वेक्टर होंगी R12 कैप, मतलब कि R12 कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम Q1 टू Q2। मतलब की बात क्या कर रहे हैं बेटा, देखो दोनों पे मैग्नीट्यूड क्या लग रहा है, एक जैसा, दोनों पे मैग्नीट्यूड क्या है, एक जैसा, बट क्या कर रही है बॉडी अपनी ही पोजीशन पे, जैसे ये देखो दोनों पे बराबर फोर्स लगा है, दोनों अपनी अपनी बॉडी पे क्या कर रही है, एक ही जगह पर वाइब्रेट कर रही है, क्या कर रही है, अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रही है, क्या मूव कर जाएंगी। इस पर देखो, अगर ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है F12, ये इस पे कितना लग रहा है F21, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। अगर मेरे को कोई दो हाथ ऐसे खींचे बराबर अमाउंट से, तो क्या होगा, मेरी बॉडी वहीं पर क्या करेंगी, वाइब्रेट करेंगी, क्या करेंगी, वाइब्रेट, है ना, ना इधर जाएंगी ना इधर जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ठीक, तो कूलम्स लॉ क्या बताता है हमने ये देख लिया, अब देखते हैं दूसरा टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देखो इसको सिंपल सा पढ़ना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, अगर मान लो एक चार्ज Q1 यहां पर है, एक चार्ज Q2 यहां पर है, एक चार्ज Q3 यहां पर है,
तो यहाँ पर कितने सिस्टम में 3 चार्जेस है, तो तीनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। मान ये दोनों के बीच का डिस्टेंस r12 वेक्टर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r13 वेक्टर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r23 वेक्टर। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन Q1 पे कितना फोर्स लग रहा हो, तो ये भी अगर मान लो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इधर डायरेक्शन में लग रहा हूं, कितना लग रहा होगा F13 वेक्टर। इस पे किस डायरेक्शन में लग रहा होगा बेटा, इस डायरेक्शन में F12 वेक्टर। इन दोनों के बीच का कुछ क्या है, एंगल है। अगर एंगल नहीं भी है तो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि नेट फोर्स F1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। मतलब क्या होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस एक्ट ऑन द गिवन चार्ज। क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब बताओ इस पे सॉरी Q1 है यहाँ पर, ये Q1 पर Q3 के कारण फोर्स जो लग रहा है F13, और Q2 के कारण Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है F12। तो ये बोलता है कि ये दोनों फोर्स इस पे कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाएंगे, एक दूसरे के फोर्सेस पर इसके कारण से कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वही कहानी रहती है, अगर मैं पूछता कि भाई Q2 पर कितना लग रहा होगा, तो हम क्या लिखते हैं, F2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, F21 वेक्टर प्लस F23 वेक्टर। Q3 पे कितना लगेगा, हम बोल देंगे F3 वेक्टर इज इक्वल टू F31 वेक्टर प्लस F32 वेक्टर। मतलब कि अब यहाँ पर इतने से है, अगर n नंबर में होते हैं, अगर यहीं पर n नंबर में होते तो हम क्या लिखते हैं, F1 वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस डैश 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 F1n वेक्टर। n क्या होगा बेटा, n कोई भी एक क्वांटिटी हो सकती है, जैसे कि बोलते हैं 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। चार्ज का दबदबा, चार्ज का कितने रीजन में क्या होता है, दबदबा होता है। मानो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, मानो यहाँ पर प्लस Q चार्ज, ये अपने सराउंडिंग में क्या करेंगी, एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। उस इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई भी अगर क्या रहे, चार्ज आएगा, उस पर क्या एक्सपीरियंस होगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा। क्या एक्सपीरियंस होगा, फोर्स। ठीक है, जैसे कि कोई ऐसे मोहल्ले में चले जाए हम कि जहां पर क्या होगा कि उस एरिया का नाम ही कुछ अजीब होगा, तो उस एरिया में जाते से हमको क्या लगने लग जाता है, घबराहट होने लग जाती है, फील होने लग जाता है, अरे कि यहाँ पर कोई रहता है। तो वैसे क्या होगा कि अगर इस Q इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज आएगा, क्या लगेगा उसको, फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स। अब बात करते हैं बेटा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होती है। स्ट्रेंथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या होती है, हाउ मच फोर्स विल एक्ट ऑन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड, क्या होगा बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डायरेक्शन बताओ, तो हम डायरेक्शन की बात करेंगे, तो डायरेक्शन क्या होगा बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। F जिस डायरेक्शन में लग रहा हूं, जैसे अगर ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, फोर्स बाहर की ओर लग रहा है, अगर ये नेगेटिव होता तो फोर्स का लगता, इनवर्ट लगता। तो हम क्या बोल देते कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट यहां से निकाल लेते हैं। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा, यूनिट ऑफ फोर्स अपॉन यूनिट ऑफ चार्ज। चलो, E की यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम। तो हम क्या बोल देंगे, न्यूटन पर कूलम। डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ ले जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव के लिए। क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होगा, M/L/T-2। डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होगा, A × T। ये ऊपर जाएगा क्या होगा बेटा, M/L
t ऊपर गया t की पावर -1 क्या बन गया t -3 हो गया, और a ऊपर गया क्या होगा a की पावर -1। तो ये क्या मिल गया मुझको, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपका ऑब्जेक्टिव में, ये और ये, तो ये ध्यान रखें और ध्यान से पढ़ें। फिर हम बात करते हैं अभी कि अगर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा कोई यूनिट पॉइंट चार्ज। देखिए यहां पर देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज मानते हैं। अगर मान लो यहां पर एक क्यू चार्ज है, यहां पर एक क्यू नॉट चार्जेस है, ये पॉइंट पी है, कितना डिस्टेंस दूर है इसका यहां से, आर डिस्टेंस दूर है। तो इस पर, इस पॉजिटिव क्यू के कारण इस पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होंगी, तो हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं मुझको ये बताना है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होंगी, तो इस पे सबसे पहले क्या लग रहा हूँ, फोर्स लग रहा हूँ। क्या लग रहा होगा, फोर्स। तो हम क्या निकाल लेंगे इन दोनों के बीच में, फोर्स। क्या आ जाएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स क्या होगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू नॉट होल डिवाइडेड बाय उनके दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r। चलो अब वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट p, इलेक्ट्रिक फील्ड एट p किससे डिनोट कर देंगे बेटा उसको, EP से। EP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई, सॉरी EP इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। उस पॉइंट पर कितना चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज। तो फोर्स की वैल्यू बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू नॉट होल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो EP की वैल्यू मुझको क्या मिल गई यहां से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम k भी लिख सकते हैं, तो k क्यू बाय क्या हो गया, r स्क्वायर। अब बात करते हैं डायरेक्शन क्या होंगे, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा, जिस डायरेक्शन में क्या होंगे, फोर्स होगा, तो फोर्स को कौन रिप्रेजेंट कर सकता है, ये क्या है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन कहां से है, मानो ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से कहां जा रहा है, फोर्स p की तरफ जा रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहां से, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, EP वेक्टर इज इक्वल टू k क्यू डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू क्या आ जाएगा बेटा, r कैप। अभी बताया था मैंने आपको, हेड क्या बताता है, गाइड। हेड का मतलब क्या होता है, गाइड होता है ना, हेड पहना हुआ एक गाइड जाता है, तो गाइड क्या करता है, हमको डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ भी ये क्या कर रहा है बेटा, कैप वाला आदमी क्या कर रहा है, डायरेक्शन बता रहा है ना। ये कैप वाला आदमी है, क्या बता रहा है हमको, डायरेक्शन बता रहा है। तो क्या आ गया बेटा, EP इज इक्वल टू k क्यू r स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, r कैप, मतलब कैप वाला आदमी कौन, गाइड क्या बताता है, डायरेक्शन। ठीक, तो ये इसको फटाफट नोट कर लो। वीडियो काट देंगे, ऐसे रब कर रहे हैं, क्या रब कर रहे वाली वीडियो काट देंगे। ठीक है, अब अपना नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब क्या होता है, डायपोल मतलब दो पोल। अब डायपोल मतलब क्या होता है बेटा, मानो एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, एक दूसरा चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, और दोनों का नेचर क्या होगा, अपोजिट होगा। और अगर हमने उसको क्या कर दिया, एक शॉर्ट से छोटे से डिस्टेंस के बीच में सेपरेट कर दिया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे बेटा, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, a pair of equal and opposite charges placed in a small separation। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बोला, इलेक्ट्रिक डायपोल इज क्या है, a pair of equal and opposite charges placed in a small separation is called electric dipole। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, जैसे कि मानो HCl क्या है, H प्लस आयन Cl माइनस आयन, इस पर क्या है, पॉजिटिव 1 चार्ज, इस पे क्या है, नेगेटिव 1 चार्ज।
और ये दोनों का सेपरेशन कितना होता है, बहुत छोटा, फर्मी में, ठीक है। और NaCl भी मान लो, NaCl में भी क्या होगा, Na+Cl-, इस पे भी +1 चार्ज, इस पे -1 चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, बट नेचर क्या है दोनों का बेटा, अपोजिट है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, एक डायपोल है। तो अब बात करते हैं डायपोल की। तो आइडियल डायपोल, तो आइडियल डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है बेटा 2a, वो टेंड्स टू कितना होता है, 0। इसका मतलब लगभग किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। कभी आपको ऑब्जेक्टिव में आ गया कि भाई आइडियल डायपोल की का सेपरेशन कितना होता है, तो हम क्या बोल देंगे, टेंड्स टू 0, नेग्लिजिबल या 0 बोल सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर डायपोल मोमेंट की। तो डायपोल मोमेंट क्या बताता है, तो डायपोल मोमेंट किसी भी डायपोल की क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताता है। क्या बताता है, स्ट्रेंथ। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो उसको डिनोट किससे करते हैं बेटा, P से। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, कोई भी चार्ज, ये वाला दोनों क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड, इनटू क्या आ जाएगा बेटा, सेपरेशन। क्या आ जाता है डायपोल मोमेंट, आइदर चार्ज मल्टीप्लाई बाय देयर सेपरेशन, या बोल सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज कॉल्ड इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट, ठीक है। अब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो डायपोल मोमेंट की ऐसी क्वांटिटी, सबसे पहले तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन होती है -q से +q। क्या होती है, -q to +q, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, p वेक्टर इज इक्वल टू q इंटू 2a, और a के ऊपर क्या लगता है बेटा, वेक्टर, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगी बेटा इसकी, माइनस से प्लस की तरफ, क्या होगा ये, p वेक्टर, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा, डायपोल मोमेंट। अब बात करते हैं इसकी SI यूनिट की, SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, p इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, यूनिट ऑफ चार्ज इनटू क्या होगा, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। बताओ क्या होगी बेटा, तो यूनिट ऑफ चार्ज कितना होगा, कूलम, यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होगी, मीटर। तो क्या आ जाएगा आंसर, कूलम इनटू मीटर, ठीक है। चाहो तो आप इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हो। तो डायमेंशन क्या आएगा, डायमेंशन, तो डायमेंशन p इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, 80, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, l। क्या आ जाएगा बेटा, m0 l t इंटू a। ये किसका डायमेंशन आ गया, डायपोल मोमेंट का, ठीक। फटाफट इसको नोट कर लो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, देखो क्या पढ़ा हमने जस्ट, डायपोल। तो डायपोल के पास कितने पोल्स हैं, 2 पोल्स हैं, एक +q चार्ज कैरी कर रहा है और एक -q चार्ज कैरी कर रहा है। तो अगर मैंने उसकी एक्सिस पर कहीं पर कोई पॉइंट रख दिया, तो उस पे इस डायपोल के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। हम मान लेते हैं इक्वेटर क्या होगा बेटा, जो डायपोल को 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटर। तो इक्वेटर पर या किसी एक्सिस पर किसके, डायपोल के अगर कोई 2 पॉइंट चार्ज या कोई भी पॉइंट रखा हुआ है, तो उस पर इस डायपोल के कारण से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, ये हमको पता करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट अ पॉइंट प्लेस्ड ऑन या प्लेस्ड एट एक्सियल पोजीशन। अब एक्सियल पोजीशन मतलब क्या होगा, डायपोल की एक्सिस। जैसे मानो यहाँ पर क्या है बेटा, एक क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्या है, -q चार्ज है, यहाँ पर क्या है, +q चार्ज है, ये a है और ये b है। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 2 है। अगर यहाँ पर सेंटर है O, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a होगा। अगर मान लेते हैं, कंसीडर एक पॉइंट को ले लिया हमने, इस P पॉइंट को, कहाँ से बेटा, उसके सेंटर से कितना डिस्टेंस है उस P पॉइंट का, तो हमने बोल दिया कि r डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है। तो a से उस P पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, तो हमने बोल दिया r - a है। b से कितना होगा, तो हमने बोल दिया सर कि r + a होगा, ठीक है डन। तो अब उसको बताना है कि भाई इस a के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो मैंने क्या बताया था आपको, डायरेक्शन पॉजिटिव से किधर जाएंगी, पॉइंट की तरफ।
तो इस डायरेक्शन में होगी ए पर है ना, इसलिए क्या रिप्रेजेंट कर दिया हमने ई ए। अब माइनस के करंट किधर जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉइंट से नेगेटिव की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में। अब ध्यान से देखते हैं कि कैसे होगी, देखो यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्या होंगे, ई ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ई ए इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज कितना है क्यू, डिस्टेंस कितना बेटा एपी, एपी का क्या है स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P किसके कारण, ड्यू टू माइनस क्यू के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, तो हम क्या लिखेंगे EB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू डिवाइडेड बाय, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा BP है, क्या आ जाएगा BP का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है, नेट E एट P, देखो ध्यान से, तो नेट E एट P, इस P पर ये दोनों पॉइंट के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं EP इज इक्वल टू EA माइनस EB। क्यों कर रहे हैं बेटा EA माइनस EB, क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया, ध्यान से देखो, क्यों पॉजिटिव क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रही है, इधर बाहर की ओर आउटवर्ड डायरेक्शन में, और माइनस क्यू करंट किधर लग रही है बेटा, इनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो ध्यान से, इसके अपॉन में क्या है, EA के अपॉन में क्या है R माइनस A का स्क्वायर, EB के अपॉन में क्या है R प्लस A का स्क्वायर, तो दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो EA का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, बिकॉज बाकी सब चीजें क्या है कॉमन है, सिर्फ क्या है डिनोमिनेटर में वैल्यू इसकी छोटी है, जिसके डिनोमिनेटर में वैल्यू छोटी होंगी उसका न्यूमरेटर क्या मतलब क्या होगा, उसका वैल्यू बड़ी होगी, जिसके डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या होंगी बड़ी होंगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा छोटा होगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे EA माइनस EB, अब पुट कर देते हैं, तो EP इज इक्वल टू EA की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू डिवाइडेड बाय R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू डिवाइडेड बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा छोटा लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर जगह की थोड़ी सी कमी दिख रही है, तो क्या आ जाएगा Q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा बेटा कॉमन निकल गया, यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइडेड बाय क्या होगा R माइनस A का होल स्क्वायर इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो इसके अपॉन में ये है, इसको डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, बचेगा क्या R प्लस A का होल स्क्वायर, क्या आ गया यहाँ पर R प्लस A का होल स्क्वायर, माइनस साइन है बीच में R माइनस A का होल स्क्वायर, क्या होगा बेटा यहाँ पर Q होल डिवाइडेड बाय R ओ एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या होगा A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस, अब ये ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे क्या होगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। और डिवाइड में नीचे देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि R माइनस A इंटू R माइनस A, इसको क्या लिख सकते हैं R प्लस A इंटू R प्लस A, क्या होगा बेटा यहाँ से देखो, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2R इंटू A, माइनस प्लस क्या होगा बेटा माइनस R स्क्वायर, माइनस प्लस क्या होगा माइनस A स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2RA होल डिवाइडेड बाय देखो R माइनस A इंटू R प्लस A, क्या होगा R माइनस A इंटू R प्लस क्या होगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। यहाँ देखो बेटा R माइनस A इंटू R प्लस A क्या होगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, देखो ध्यान से R स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर माइनस का क्या हो गया कैंसिल, A स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर माइनस का क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा Q होल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2RA क्या हो गया 4RA होल डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको फटाफट नोट करो, इस साइड का डिवाइड क्या कर देता हूं मैं रफ कर देता हूं, देखो क्या होगा, यहाँ पर देखो क्या है,
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 2a इंटू क्या आ जाएगा बेटा 2r। कोई समस्या है क्या? देखो ध्यान से, क्या है 4 आ रहे हैं, तो यार देखो 2a इंटू 2r, 2 इंटू 2 वापस क्या हो जाएगा 4 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर ईपी की वैल्यू क्या है बेटा, देखो ध्यान से, ईपी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2a क्या होता है बेटा डायपोल मोमेंट p इंटू क्या है साथ में 2r होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या आ जाएगा यहाँ पर ईपी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2pr होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये एक्चुअल वैल्यू आएंगी बेटा। इसके बाद हम क्या लेंगे, एक assumption लेंगे, क्या लेंगे, assume r is very very greater than a। तो a क्या होगा बेटा, a कैन बी नेग्लिजिबल, a को क्या मान लेंगे, 0 के लगभग मान लेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पर ep इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p होल डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर आएगा, ठीक है, 2p यहाँ पे क्या होगा बेटा आर स्क्वायर की पावर 2। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, ep इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा पी आर होल, सॉरी 2pr डिवाइडेड बाय होल, ओ सॉरी आर की पावर 4, आर की पावर क्या हो जाएंगी 4, तो एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएंगे, तो ep इज इक्वल टू क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p डिवाइडेड बाय आर। ये हो गई हमारी किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इसके, ये तो हमारी किसकी वैल्यू हो गई मैग्नीट्यूड की। इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, देखो ध्यान से कि ये अगर दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे से क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो डायरेक्शन क्या होती है, जिस डायरेक्शन में बड़ा मैग्नीट्यूड होता है उसी डायरेक्शन में जाएंगी। तो डायरेक्शन ईपी की क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ ईए। ईए की डायरेक्शन क्या है बेटा, माइनस क्यू से प्लस क्यू, मतलब किसकी डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। इसको कैसे लिखेंगे, ईपी वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p डिवाइडेड बाय r क्यूब डॉट p कैप। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कैप वाला आदमी क्या बताएगा, डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। डन, इसको फटाफट नोट कर लो। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट पॉइंट प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। मान लो देखो एक डायपोल ले लिया हमने, क्या है यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेटर है, मान लेते हैं इक्वेटोरियल लाइन, ये क्या है सेंटर है, ये इक्वेटर क्या कर रहा है, डायपोल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर एक पॉइंट P है जो इस O से कितना डिस्टेंस है, r डिस्टेंस पर है। तो यहाँ से और यहाँ से इक्वेटर है, तो एंगल कितना बनेगा बेटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। तो अगर देखते हैं तो अगर ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल मान लेते हैं इसको, A पॉइंट, इसको B, और ये क्या है P। ठीक है, एक ट्राइंगल लेते हैं APB। अगर मैं बात करूं पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, तो ये क्या होगा हाइपोटेनस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ भी क्या होगा बेटा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएंगे, पॉइंट से दूर, कितने जाएंगे, ई ए मान लेते हैं, ए पॉइंट है। नेगेटिव से किधर आएंगे बेटा, पॉइंट के तरफ, ये क्या हो गई ईपी। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, यहाँ पर ये जेड बन रहा है तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, अपने दो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, थीटा की डायरेक्शन में ई ए कॉस थीटा, इसकी डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, ई बी कॉस थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की ओर जाएगा, क्या होगा ई ए साइन थीटा, नीचे की ओर कंपोनेंट आएगा बेटा ई बी साइन थीटा। ठीक है, अब पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। देखो क्या होगा, तो यहाँ पर देखो E A इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q होल डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा, AP का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या जाएगा 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, एपी की जगह क्या आएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्यों आ गया, देखो एक एपी है, एपी का डिस्टेंस क्या है, एपी क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज क्या आएगा यहाँ पर देखो, ईबी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू डिवाइडेड बाय ईपी का स्क्वायर। तो ईबी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, ईए का मैग्नीट्यूड और ईबी का मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ पे देखो ईए किसके बराबर है, ईबी के बराबर है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बराबर। ठीक है, तो यहां से क्लियरली फ्रॉम डायग्राम हम क्या बोल सकते हैं, देखना यहाँ पर क्लियरली फ्रॉम डायग्राम। देखो ये वर्टिकल कंपोनेंट है ईए साइन थीटा और एक वर्टिकल कंपोनेंट क्या है ईबी साइन थीटा, दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटा अपोजिट है, बट दोनों क्या है का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा बेटा, तो मान लेते हैं ई पी वी, ई पी वी मतलब क्या होगा वर्टिकल कंपोनेंट, क्या होगा यहाँ पर देखो ई ए साइन थीटा माइनस ई बी साइन थीटा। अगर ये ई बी दोनों क्या है बराबर है, ये दोनों कैंसिल हो गए, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा विल कैंसिल आउट ईच अदर, तो आंसर कितना आ गया उसका 0। तो यहाँ पर देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट की बात करते हैं, तो नेट ई एट पी कितना होगा बेटा, देखो ध्यान से ये और ये एक दूसरे से क्या हो गए कैंसिल आउट, तो कौन से कंपोनेंट बचे ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो नेट ई एट पी कितना होगा, तो ई पी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। यहाँ प्लस क्यों आया, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन सेम है। यहाँ पर देखते हैं तो ई पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2EA cos थीटा। 2EA क्यों आया बेटा, देखो ध्यान से EA किसके बराबर है EB के, तो EB की जगह हम क्या लिख सकते हैं EA, तो EA cos थीटा प्लस EA cos थीटा क्या हो जाएगा 2EA cos थीटा। पुट द वैल्यू ऑफ EA हियर, तो EP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा cos थीटा के साथ। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा की वैल्यू रखो, तो cos थीटा कहाँ से आएगा बेटा, यहाँ से देखो थीटा ये है, ये बेस है और ये क्या है हाइपोटेनस, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वहां रख देते cos थीटा की जगह, तो EP इज इक्वल टू क्या आ गया 2 into 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल मल्टीप्लाई बाय क्या होगा बेटा cos थीटा की जगह a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से लिख सकते क्या EP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू के साथ किसको मल्टीप्लाई कर देते बेटा a को, तो क्या आ गया q इंटू 2a अपॉन में क्या होगा बेटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर कितनी हो जाएगी 3/2। देखो ध्यान से यहाँ पर क्या है इसकी पावर, मान लो a की पावर कितनी है 1 है और a की पावर रूट मतलब क्या होगा 1/2, जब बेस सेम होगा पावर क्या होगी 8, तो 1 प्लस 1/2 आंसर क्या होगा 3/2, क्या होगा आंसर 3/2। ठीक है, तो EP इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 Q इंटू 2a क्या होगा P अपॉन में क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। फिर क्या करेंगे बेटा एज्यूम R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो A कैन बी नेग्लेक्टेड, A को क्या मान लेंगे नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो EP की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, तो यहाँ पर हमको EP की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, EP की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, EP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P होल डिवाइडेड बाय R क्यूब। देखो अब EP की डायरेक्शन देख लेते हैं, तो EP की डायरेक्शन क्या होगी, देखो इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से किधर जा रही है नेगेटिव,
तो पॉजिटिव से नेगेटिव में क्या होगा माइनस पी कैप, किसको शो करेगा माइनस पी कैप। माइनस पी कैप क्या दिखा रहा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। क्या आएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब, क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस पी कैप। ठीक है, तब फटाफट नोट डाउन कर लो, या जगह कमी थी इसलिए मैंने वहां पर लिख दिया, बाकी सब एक बार थोड़ा सा वहां पर जूम करके देख लेना। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम, टॉर्क ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है। देखो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमने क्या प्लेस कर दिया, एक डायपोल प्लेस कर दिया। यहाँ पर क्या है माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्या है प्लस क्यू चार्ज है। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 2a है, कितना है 2a है। यहाँ से क्या कर दिया, इस ये जो डायपोल है, डायपोल मोमेंट कितनी कहाँ जा रहा है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बना रहा है थीटा। तो देखते हैं यहाँ पर, इसको नाम देते हैं पर a, इसको दे देते b, ये यहाँ पोजीशन हो गई c। ठीक है, तो अब नेट मान लेते हैं इसको, इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो क्या लग रहा होगा फोर्स Q इंटू ई। इधर फोर्स कितना लग रहा होगा बेटा F इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई। तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट ट्रांसलेटरी फोर्स, ट्रांसलेटरी फोर्स ऑन अ डायपोल कितना लग रहा होगा F नेट इज इक्वल टू F प्लस क्यू प्लस F माइनस क्यू। तो F नेट इज इक्वल टू क्या होगा प्लस क्यू इंटू ई प्लस माइनस क्यू इंटू ई, ये और ये क्या हो गया कैंसिल। तो नेट F नेट फोर्स कितना लग रहा होगा उस पर 0, कितना लग रहा होगा 0। चलो तो नेट ट्रांसलेटरी फोर्स कितना बेटा 0, बट यहां पर क्या होगा बट टू इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। ठीक है, इट फॉर्म्स अ कपल विच एक्सर्ट टॉर्क, जो कि क्या एक्सर्ट कर रहा होगा, टॉर्क एक्सर्ट कर रहा होगा। तो टॉर्क क्या होता है बेटा, टॉर्क होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। यहाँ पे टाउ क्या होगा बेटा, टाउ इज इक्वल टू आइदर फोर्स क्या होगा Q इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी Q इंटू क्या होगा E, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा बेटा BC। देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना BC। ठीक है, अब BC की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा Q इंटू E इंटू क्या लिख देंगे 2a इंटू साइन थीटा। अब ये 2a साइन थीटा कैसे आया, देखो यहाँ पर छोटा सा ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ACB जहां पर 90 डिग्री बना रहा है, तो साइन थीटा कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना AB, तो साइन थीटा क्या हो गया BC अपॉन 2a। तो BC की वैल्यू क्या मिल गई हमको 2a इंटू साइन थीटा। तो देखो ध्यान से BC की वैल्यू कितनी मिल गई 2a साइन थीटा। अब ध्यान से देखो ये क्या है Q इंटू 2a, क्या कहलाएगा डायपोल मोमेंट। तो टाउ इज इक्वल टू क्या आ गया P इंटू E इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा। तो हमारे को क्या मिल गया टॉर्क, टॉर्क कितना हो गया PE साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी के साथ साइन थीटा है तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा E। ठीक है, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। डन। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है बेटा, एक इमेजिनरी कर्व होता है जिस पर अगर हम किसी भी पॉइंट पर अगर हम क्या बताएं, क्या ड्रॉ करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, तो किसकी डायरेक्शन बताएगा, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। क्या बोलेंगे हम,
electric field line is a imaginary curve which tangent on which gives the direction of electric field at that point. ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज है, क्या है प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और कहाँ जाके टर्मिनेट होती है, नेगेटिव चार्ज पर। ठीक है, क्या याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और कहाँ जाके टर्मिनेट होंगी, नेगेटिव चार्ज के तरफ। ठीक, यहाँ पर आएंगी, यहाँ पर आएंगी, यहाँ से एंटर करेंगी। ठीक, तो क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज begins from positive charge and terminate at negative charge। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा इसकी, अगर कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या नहीं करती, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर कर गई तो जहां पर इंटरसेक्शन होगा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की हमको एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिलेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। थर्ड क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर से कैसे निकलेंगी, परपेंडिकुलरली बाहर निकलेंगी। किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे निकलेंगी, परपेंडिकुलरली बाहर निकलेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी बेटा, क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, एक दूसरे के पास पास होंगी। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, वीक होंगी, वहां पर एक दूसरे से क्या होंगी, दूर दूर होंगी। और यूनिफॉर्म ये क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर क्या होगा बेटा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। और जहां पर क्या होंगी, यूनिफॉर्म होंगी, यूनिफॉर्म ई, तो वहां पर क्या होंगी, इक्वली स्पेस्ड और डायरेक्शन भी क्या होंगी, सेम। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज, जिसमें से ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर्टी फिफ्थ वाली और बोल सकते हैं, इट नेवर फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो हमेशा पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे जाती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव नहीं करती। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्या नहीं करती, क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। ठीक है, अब इसी चैप्टर का एक और टॉपिक है जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, वो पढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो मानो यहां पर एक क्या रखा है बेटा, कंडक्टर है, मान लेते हैं क्या है, कंडक्टर। इससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे कैसे जाएगी, परपेंडिकुलरली जाएगी। कैसे जाएगी, परपेंडिकुलरली जाएगी। कैसे जाएंगी, परपेंडिकुलरली जाएंगी। उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स। ठीक है, अगर जो भी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बात करते हैं बेटा, देखो यहाँ से इसका एरिया वेक्टर, किसी भी चीज का एरिया वेक्टर, जैसे मानो इस बोर्ड का एरिया वेक्टर क्या होगा, अगर इसमें मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो क्या कहलाएगा इसका, ये एरिया वेक्टर। कहीं पे भी ड्रॉ करो, कहीं पर, ये क्या कहलाएगा इसका, एरिया वेक्टर। तो क्या होगी, देखो मैं यहाँ पे ध्यान से, अगर कोई इलेक्ट्रिक मान लो ये एरिया है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है, इसका एरिया वेक्टर इधर शो कर रहा है। ठीक है, उन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, थीटा। तो क्या होगा, यहाँ पर दो कंपोनेंट ड्रॉ होंगे, यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होगा E इंटू ए, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। E इंटू ए क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो याद रखना फ्लक्स का फॉर्मूला। और मान लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा एरिया होगा, अगर मान लेते हैं एक छोटा सा एरिया ले लिया, क्या ले लिया, एक छोटा सा एरिया ले लिया, ये ds, एक छोटा सा एरिया ds ले लिया जो इस डायरेक्शन में शो कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, उनके बीच में बन रहा है एंगल थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी d फाई इज इक्वल टू क्या होगा, e ds इंटू क्या आ जाएगा, cos थीटा। इसको हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ d फाई। पुट द वैल्यू ऑफ d फाई क्या हो गया बेटा, e ds cos थीटा। तो फाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब ऐसा ही जो फ्लक्स होता है,
फ्लक्स वो कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, स्केलर होती है। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, एसआई यूनिट देखो ध्यान से, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम, इनटू इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, एरिया की मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे बेटा, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, ठीक है, तो गॉस लॉ क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स लिंक्ड थ्रू a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed in it। हम क्या मानेंगे, देखो यहाँ पर मानो यहाँ पर एक स्फीयर है, उसका टोटल चार्ज हमने प्लस क्यू का मान लिया उसके सेंटर पर, तो इस पे टोटल फ्लक्स कितना होगा बेटा, फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम इनटू क्यू। ये क्या हो गया, उसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसका प्रूफ निकालते हैं बेटा। प्रूफ क्या होता है, अगर गॉस लॉ को लिखना है तो हमको प्रूफ करके बताना पड़ेगा। देखो हमने एक स्फीयर लिया, यहाँ से यहाँ इसकी रेडियस कितनी होगी बेटा, स्मॉल आर। हमने एक छोटा सा गॉसियन मतलब एक सरफेस अज्यूम किया, कितना, ds, ठीक है। तो इस ds को हमने क्या करा, अज्यूम किया, इस ds को अज्यूम किया। यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ पे फाई की वैल्यू लिख देते हैं, फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू q, ठीक है, यहाँ रख दिया। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे हमेशा सरफेस से कैसे आती है, परपेंडिकुलर, ds भी क्या जाएगा सरफेस से परपेंडिकुलर, ऐसे दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम, थीटा बिकम क्या हो जाएगा बेटा 0, ठीक है। तो स्फीयर ले लिया हमने, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन 4 पाई, या E एट द सरफेस पर E की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बेटा r स्क्वायर, सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई। वी नो दैट फाई E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब जब डॉट प्रोडक्ट होता है क्या लगेगा, E ds cos थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा बेटा cos 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस E इनटू ds। तो यहाँ पर देखो E की वैल्यू पुट कर देंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा बेटा ds। ध्यान से देखो कि फाई E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन सी टर्म है, देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज सरफेस पे क्या होगा कांस्टेंट है, r स्क्वायर भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो इंटीग्रेशन किसका हो गया बेटा, क्लोज सरफेस का ds का। अब क्या होता है बेटा, याद रखना E इंटू ds इज इक्वल टू क्या होता है एरिया, क्या होता है सरफेस एरिया, लिख दो सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ ds, देखो इस सरफेस का क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो सरफेस एरिया क्या होगा इसका 4 पाई r स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल। तो फाई E इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। देखो ध्यान से, क्या यही गॉस थ्योरम है, बिल्कुल यही गॉस थ्योरम है, देखो ये गॉस थ्योरम है, बिल्कुल गॉस थ्योरम है। हमने क्या कर दिया, गॉस थ्योरम को प्रूफ कर दिया, ठीक। हम स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ। थ्रू कौन सी थ्योरम बेटा, गॉस थ्योरम। कूलम्स लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, गॉस थ्योरम से। वही कॉन्सेप्ट लेंगे, हमने क्या लिया, एक स्फीयर लिया, यहाँ पर हमने क्या माना कि उसका टोटल चार्ज कहाँ लाई कर रहा है, उसके सेंटर O पर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बेटा r डिस्टेंस है। मान लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस अज्यूम किया, कौन सा ds, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर बाहर की ओर जा रही होगी, ds वेक्टर भी क्या होगा सरफेस से परपेंडिकुलरली बाहर की ओर जा रहा होगा। तो हम यहाँ से गॉस थ्योरम से क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। वी नो दैट टोटल फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। देखो ध्यान से, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा बिकम 0 डिग्री। तो फाई E इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर E ds क्या आ जाएगा cos 0 डिग्री। तो फाई E की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ
सरफेस इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, फाई ई निकाल लेंगे। फाई ई इज इक्वल टू ई कांस्टेंट होगा सभी सरफेस वेक्टर, क्योंकि देखो आर की वैल्यू कांस्टेंट है और मतलब चार्ज भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो क्या आ जाएगा बेटा, डी एस। तो फाई ई की वैल्यू क्या मिल गई हमको, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम क्या बोल सकते हैं बेटा, फ्रॉम गॉस लॉ। कौन सा लॉ, गॉस लॉ। फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, अगर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या बेटा इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो क्या आ गया, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। तो यहाँ पे e यहीं रख दो, क्या मिल गया बेटा, 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो गया बेटा, आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर हम क्या मान रहे हैं, लेट क्यू नॉट बी अ चार्ज placed at the surface, then f is equal to क्या होगा बेटा, q into e या q naught into e। तो f is equal to क्या आ गया, q naught into 1 upon 4 pi epsilon naught into q divided by r square। तो f is equal to क्या हो गया, 1 upon 4 pi epsilon naught into q naught divided by आर स्क्वायर। देखो यहाँ पर फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एंड फोर्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। ये क्या बोल सकते हैं बेटा, दिस इज कौन सा लॉ, कूलम्स लॉ। ठीक है, अब हमको एप्लीकेशन पढ़ना है गॉस थ्योरम की। ये भी एक गॉस थ्योरम की क्या है, एप्लीकेशन। तो गॉस थ्योरम की अगर हमको एप्लीकेशन पढ़ना है तो उसके पहले हमको कुछ पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे, जो कि क्या होगा बेटा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मान लेते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं उसको, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, चार्ज डेंसिटी। पहली क्या होगी बेटा, पहली लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। लैम्डा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेकंड क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाय ए। लास्ट होगा बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको किससे डिनोट करेंगे, रो से। रो इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होगा ये, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, रो। रो इज इक्वल टू क्यू बाय बी। ठीक है, अब हमको पढ़ना है बेटा चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर। एक इनफाइनाइट लॉन्ग क्या है, कंडक्टर है। मानो यहाँ पर हमने क्या लिया, एक कंडक्टर लिया, क्या लिया, एक कंडक्टर, उस पर कैसा चार्ज है, इनफाइनाइट है। कितना चार्ज है, इनफाइनाइट। हमने क्या कंसीडर किया, एक एल लेंथ कंसीडर करी, यहाँ से यहाँ कितनी लेंथ कंसीडर करी, एल, और उस एल लेंथ पर हमने क्या बनाया, गॉसियन सरफेस। हमारा गॉसियन सरफेस कैसा है बेटा, सिलेंड्रिकल है। हमारा गॉसियन सरफेस कैसा है, सिलेंड्रिकल है, जिसकी रेडियस कितनी है, यहाँ से यहाँ आर रेडियस है। कितनी रेडियस है, आर, और लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, एल। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीन सरफेस ज्यूम करेंगे, इसको सरफेस 1 ले लेंगे, इसको सरफेस 2 ले लेंगे, इसको सरफेस 3 ले लेंगे। ठीक, तो गॉसियन सरफेस में कितने सरफेस है, 2 सर्कुलर सरफेस है और एक कर्व्ड सरफेस है। ठीक, तो फाई, टोटल फाई फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, क्लोज्ड सरफेस क्या होगा, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो क्या आ जाएगा बेटा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस ऑफ सरफेस s1 ई वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो क्या है, दोनों की सेम है, फिर क्या होगा, सरफेस इंटीग्रेशन सरफेस 2 ई वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर प्लस सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस 3
ई वेक्टर डॉट ds ई वेक्टर। देखो यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस लिया ds1, इसका एरिया वेक्टर ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, इधर, दोनों के बीच में बन रहा है 90, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होंगी, 0, मतलब फ्लक्स कितना होगा, 0। मानो यहाँ पर एक सरफेस क्या लिया हमने ds2, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का, 0 डिग्री का। यहाँ पर मैं क्या लिया बेटा, सरफेस 3 लिया, क्या लिया हमने, एक सरफेस 3 लिया ds3, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर जा रही है और एरिया कहाँ जा रहा है ds3 का, नीचे की ओर, तो इनके बीच में बनने वाला एंगल भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी 90 डिग्री बनाएगा तो cos 90 कितना होगा, 0, मतलब इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, 0। सेकंड वाले के कारण क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन ई वेक्टर सॉरी ए इंटू ds2, क्योंकि सरफेस 2 है। ठीक, अब यहाँ देखो थर्ड सरफेस में भी कितना एंगल बन रहा है, 90, इसका मतलब इसके कारण भी फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। तो फाई ई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस 2 इंटू ई इंटू ds2। ठीक है, तो फाई ई की वैल्यू क्या बेटा यहाँ पर कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ ds2 कितना होगा, देखो ds2 सरफेस क्या है, ये वाला, मतलब कर्व्ड सरफेस, क्या आ जाएगा बेटा, फाई ई इंटू ई, और कर्व्ड सरफेस क्या होगा, 2 पाई r इंटू h होता है, h की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, l, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम कौन सा लॉ, गॉस लॉ, कौन सा लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है बेटा, फाई ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। ठीक, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 इंटू, देखो दोनों के में क्या है, फाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, तो ई इंटू 2 पाई r इंटू l इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। अब क्यू यहाँ पर क्या होगा, देखो क्यू दिया है क्या, नहीं दिया, इस पे क्या दी, सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है लैम्डा, क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इनटू l। ठीक है, तो E इंटू 2 पाई r इंटू l 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की जगह क्या लिख देंगे, लैम्डा इंटू l, तो l से l कैंसिल, तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय लैम्डा बाय r। ठीक, अब E की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, तो E वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाय r, और डायरेक्शन क्या होगी, n कैप क्या बताएगा, नॉर्मल वेक्टर, मतलब डायरेक्शन कहाँ जाएगी, नॉर्मली टू द सरफेस, नॉर्मली टू द सरफेस। नाउ स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged infinite sheet। अब देखो यहाँ पर क्या लिए, एक इनफाइनाइट शीट एज्यूम करी हमने, क्या एज्यूम करी, जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक छोटा सा सरफेस ले लिया A, यहाँ से हम बोल रहे हैं कि r डिस्टेंस दूर पर एक पॉइंट P है जिसके हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से हम डिस्टेंस कितना है, r, ठीक है, यहाँ पॉइंट P है, उतने डिस्टेंस दूर पर एक पीछे की ओर पॉइंट बनेगा P डैश, जिसका डिस्टेंस भी यहाँ से कितना होगा, r, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस पर होगा। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, a, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, a। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाहर निकलेंगी, कितनी निकलेंगी, E। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाहर निकलेंगी, कितनी निकलेंगी, E। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो उसकी सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एंड है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, इससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ दिखा रहा है, ऊपर की ओर, तो दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री। तो सिर्फ और सिर्फ किसके, उसके सरफेसेस से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रिक जो सर्कुलर एंड्स होंगी उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेंगे और फील्ड निकलेंगी परपेंडिकुलर। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, नेट फ्लक्स कितना होगा बेटा, फाई ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया कितना, A, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया कितना, A। तो क्या आ जाएगा बेटा, फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा 2E इनटू A। ठीक है, इस वाले सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, E इनटू एरिया, इस वाले सरफेस से कितना निकलेगा, E इनटू एरिया, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 इनटू A। अब गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि फाई ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम इनटू क्यू। अब सिग्मा, क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय ए, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इनटू ए। ठीक है, पुट द वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, मतलब फाई की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे, क्या होगा, 2E इनटू ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
क्यू की जगह क्या रख देंगे सिग्मा इंटू ए से ए कैंसिल, तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन क्या होगा बेटा, ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू यहां भी क्या होगा एन कैप। एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल वेक्टर। एन कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मल वेक्टर। क्या रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मल वेक्टर, जो कि क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएंगी नॉर्मली जाएंगी। ठीक है, तो अब ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, कौन सा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, हम अगला चैप्टर लेके आएंगे कुछ दिनों बाद, जो कि होगा हमारा चैप्टर नंबर 2। नाम क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्या होगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग।